हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज इस वीडियो में हम एक नए चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। यूजुअली आम भाषा में हम इसको बदमाश बच्चा कहते हैं। तो जब हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, इन बच्चों को कैसे पहचाना जाए, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। जब हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, अगर आप इसका मेल फीमेल रेशियो देखा जाए, ये बॉयज़ और गर्ल्स में इसका 10:1 रेशियो होता है कि अगर एक लड़की में अगर कंडक्ट डिसऑर्डर है तो लगभग 10 लड़कों में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। तो ये लड़कों में कॉमन होता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस बेस पे हम कहते हैं कि इस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर है। इनमें रफली 15 क्राइटेरियाज हम बोलते हैं। इन 15 क्राइटेरियाज में से 15 क्राइटेरिया में से अगर 3 क्राइटेरिया 1 साल के लिए हैं तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर है, या एटलीस्ट एक क्राइटेरिया लगभग 6 महीने के लिए, तो भी हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अगर ये कंडक्ट डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हम 10 साल से पहले बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं अर्ली ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर, और अगर 10 से 13 साल के बीच में बनाते हैं, 10 साल के बाद में बनाते हैं, तो यूजुअली हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। और 10 साल से पहले हम इसको बोलते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर विद अर्ली ऑनसेट। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने देखा कि बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्कूल से जब आता है और आप देखते हो कि उसका होमवर्क ठीक है, स्कूल में वो ठीक ठाक कर रहा है, बट बाद में पता चलता है कि वो दूसरे बच्चों को डरा धमका के अपनी चीज़ें करवा लेता है। तो ये बच्चे थोड़े से बॉसी बिहेवियर वाले होते हैं। इनमें बेसिकली क्राइटेरिया होता है, दूसरे बच्चों को बुलिंग करते हैं, जैसे ग्रुप बना लेते हैं अपने 7 बच्चों को और खुद बॉस बन जाते हैं, दूसरे बच्चों की बुलिंग करते हैं। फिजिकली एग्रेसिव होते हैं। हमेशा आपके स्कूल से शिकायत आएगी कि बच्चा फिजिकल फाइट में बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। फिजिकली बड़े एग्रेसिव रहते हैं ये बच्चे, और इनमें क्रुएल्टी होती है टुवार्ड्स पीपल एंड टुवार्ड्स एनिमल्स। मतलब लोगों को डिसओबे करना, लोगों के प्रति जल्दी एग्रेसिव हो जाना, लोगों को गलत बोलना, या जैसे गली से जा रहा है, अगर उसने डॉगी को देखा तो उस कुत्ते को पत्थर मारे बिना नहीं निकलेगा। तो क्रुएल्टी टुवार्ड्स द पीपल एंड टुवार्ड्स द एनिमल। ज़्यादा वायलेंस बिहेवियर भी होता है, जैसे कई बार ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, घर में चीज़ों को तोड़ देना, चीज़ों को अचानक से पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में एकदम गुस्सा हो जाएंगे और घर में चीज़ों में तोड़ फोड़ कर देना, या सेटिंग फायर, घर में आग लगा देना। इस टाइप का फिजिकल वायलेंस बिहेवियर भी इन बच्चों में मिलता है। स्कूल से छोटी छोटी बात पे, जैसे स्कूल से भाग जाना या घर से भाग जाना, ये भी इनमें एक सिम्टम होता है। बट जो घर से भाग जाना है वो सिम्टम हमें 13 साल से पहले होना चाहिए, कि 13 ईयर से पहले रनिंग अवे फ्रॉम होम और रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल। अगर इस तरीके का सिम्टम मिलता है तो उसको भी हम एक क्राइटेरिया में काउंट करते हैं। उसके अलावा इन बच्चों में लेक ऑफ रिमोर्स होता है। अगर वो कुछ गलती भी कर देते हैं, जैसे उसको पैसे चाहिए, आपने नहीं दिए, उसने चुरा लिए, बट उसमें वो गिल्ट फीलिंग नहीं आती। वो कहेगा कि आपने मुझे दिए नहीं तो मैंने, क्या बड़ी बात है, मैंने घर से चुरा लिए। तो लेक ऑफ रिमोर्स इनमें होता है। इमोशनली शैलो इमोशन होता है। अगर कुछ गलती भी कर दी तो उनको बाद में गिल्ट नहीं आता कि मैंने मम्मी को ऐसे बोल दिया है, मैंने घर से पैसे चुरा लिए, ऐसा नहीं। उनको मतलब शैलो इमोशंस होता है। इमोशनली एम्पैथेटिक बिहेवियर नहीं होता, लेक ऑफ एम्पैथी। सो लेक ऑफ रिमोर्स, लेक ऑफ एम्पैथी, शैलो इमोशंस, इस टाइप के बच्चे होते हैं। बिल्कुल अगर कुछ गलत भी कर दिया उसके लिए वो कंसर्न शो नहीं करते। अगर वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके लिए भी वो कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न शो नहीं कर रहे, नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताया कि क्रुएल्टी टुवार्ड्स पीपल, टुवार्ड्स एनिमल, फिजिकल एग्रेसिव हो जाते हैं, रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, फिजिकल फाइट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ रिमोर्स, शैलो इमोशन, इस टाइप के अगर ये 15 क्राइटेरिया हैं, उनमें से अगर 3 क्राइटेरिया बच्चा 1 साल के लिए फुलफिल कर रहा है तो हम बोलते हैं कि बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर हो। जैसे मैंने बताया, इनमें से एक क्राइटेरिया लगभग 6 महीने के लिए होना चाहिए। अगर 10 साल से पहले ये हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर विद अर्ली ऑनसेट है। रनिंग अवे फ्रॉम होम या फ्रॉम स्कूल, बच्चा 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए घर से भाग जाता है, इसको हम 13 साल से पहले ये क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या कोज हैं जो कंडक्ट डिसऑर्डर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसमें जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर होने का। जैसे पुअर पेरेंटिंग, जैसे पेरेंट्स में बहुत आपस में झगड़ा होना, पेरेंट्स आपस में झगड़ते ही रहते हैं बच्चे के सामने, पेरेंट्स भी बड़े फिजिकली या वर्बल अब्यूज करते हैं एक दूसरे को, तो बच्चा वहाँ से सब चीज़ें पिक करता है। एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन कॉमन होता है घर में, जैसे पापा अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, और फिर घर में रोजाना रात को झगड़ा होता है। सो पुअर पेरेंटिंग, एडिक्शन मदर या फादर में। उसके अलावा नेग्लेक्ट
पेरेंटिंग, बच्चे को या तो नेग्लेक्ट करना या हार्श पेरेंटिंग, छोटी छोटी बात पे डांटना, तूने ऐसे क्यों कर दिया, तूने मतलब हर बात पे चिल्ला के बोलना, तो वो बच्चे में धीरे धीरे का बच्चे के ऊपर काफ़ी मेंटली अफेक्ट होता है। तो अगर पुअर पेरेंटिंग है, नेग्लेक्ट पेरेंटिंग है, पेरेंट में एडिक्शन है, सब्सटेंस यूज़ है, तो बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा पावर्टी, जैसे आप देखोगे कि ज़्यादातर जो पावर्टी, गरीबी जिसको हम कहते हैं, कि उस पेरेंट्स उस तरीके के इमोशनल पेरेंटिंग या पेरेंटिंग का उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चा अपने आप ही बड़ा होता है और वहाँ से फिर वो कभी गली से या घर से ये सब चीज़ें पिक करता है और धीरे धीरे उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर आने के चांस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, कारण है। जेनेटिक, जैसे मैंने बात की कि अगर पेरेंट्स में एडिक्शन है, अगर पेरेंट्स में भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फादर में जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, हम 18 ईयर से पहले हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं और 18 ईयर के बाद में इन बच्चों को हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। तो अगर पेरेंट्स में भी ऐसा रहा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी, तो पेरेंट का हमेशा बिहेवियर ऐसा रहेगा और बच्चा भी वहाँ से पिक करेगा। तो ये उसके सिम्टम्स हुए और ये उसके कारण हुए। जब हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, डायग्नोसिस में मेनली क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि स्कूल से भी उसकी शिकायत आती हैं, पढ़ाई नहीं करते, ये बच्चे भी सब्सटेंस में जाने के इनके बड़े हाई चांस रहते हैं, या फोर्सफुल सेक्सुअल अब्यूज़ के भी बड़े हाई चांस रहते हैं इनमें, क्यों फोर्सफुल सेक्सुअल अब्यूज़ करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ये भी हम क्राइटेरिया में काउंट करते हैं। तो जब हम इसकी प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेरेंट्स से, बच्चे से, और इवन अगर पॉसिबल है तो स्कूल से, टीचर से, तो उसका मेनली क्लिनिकल हिस्ट्री लेके और उसके कुछ हमारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं वो करते हैं, उसके बेस पे हम कंडक्ट डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में, बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट में मेनली थेरेपी का रोल होता है, जैसे सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें सिर्फ हम बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करते, इसमें को भी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करते हैं कि पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि आपकी पेरेंटिंग में कहाँ पे कमी आ रही है, और घर में एक हम सेटिंग करते हैं कि भाई ये एक्सेप्टेबल है, ये बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धीरे धीरे एकदम आप उस जो एनवायरनमेंट चल रहा था उसको एकदम से भी चेंज नहीं कर सकते, वरना बच्चा बाउंस बैक करता है, बच्चा उस चीज़ों को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता ट्रीटमेंट में। बट धीरे धीरे हम बच्चे के साथ रेपो बिल्डअप करते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, पेरेंट को धीरे धीरे सिखाते हैं कि भाई आप उसको क्या अलाउ करो, क्या अलाउ नहीं करो। अगर एक पेरेंट येस बोल रहा है तो दूसरे पेरेंट की भी येस होनी चाहिए, अगर एक पेरेंट नो बोल रहा है तो पेरेंट की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और अब हमें ये गलती नहीं करनी। तो इसमें जो फैमिली थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। उसके साथ जो बच्चे में वॉयलेंट बिहेवियर होता है, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें बिहेवियरल जो इश्यूज़ होते हैं, उसमें मेडिसिन का भी रोल है, जिससे बच्चा थोड़ा काम डाउन रहने लगता है। और ऐसी जैसे मैंने बताया कि वेंडलिज्म या फायर सेटिंग, ऐसे सिम्टम बच्चे में जो होते हैं वो सिम्टम मेडिसिन से काफ़ी इसमें ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों में भी दूसरे जो कोमोर्बिड कंडीशंस हैं उनका होने का काफ़ी चांस होता है। जैसे कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, काफ़ी कोमोर्बिड होता है। कुछ बच्चों में जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स में भी सब्सटेंस है, तो इन बच्चों में भी सब्सटेंस, अर्ली सब्सटेंस आने की, जैसे निकोटीन या अल्कोहल काफ़ी कॉमन होता है कंडक्ट डिसऑर्डर बच्चों में। तो हमें कोमोर्बिड जो कंडीशन है कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ, उसको भी देखना जरूरी है। एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखना, एक हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम एक बोलते हैं ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कई बार एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है, ODD अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर लेस सीवियर डिसऑर्डर। इनमें मेनली फ़र्क क्या होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर तो मैंने बताया जैसे सोशल नॉर्म, पीपल, स्कूल, वो ज़्यादा सीवियरिटी है, वो हर जगह बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा हर जगह सोशल नॉर्म को फॉलो नहीं करता। बट अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में क्या होता है कि अथॉरिटी फिगर है उन्हीं के, या तो स्कूल में या घर में, कई बार बच्चे का बाहर नहीं पता चलता कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो अथॉरिटी जो फिगर है, जो अथॉरिटेटिव फिगर है, उन्हीं के अगेंस्ट बच्चे का डिसओबे वगैरह होता है। लेकिन उसमें जो वेंडलिज्म है, जो फायर सेटिंग है कि घर में आग लगा देना, घर में चीज़ें तोड़ देना, ये सब चीज़ें अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में नहीं होती, जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर में होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडक्ट डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो लेस सीवियर डिसऑर्डर, बट दोनों कई बार एक जैसे से ही लगते हैं। ये जो मैंने बात की कि ये सिम्टम्स हैं, ये उसके कॉजेज हैं और ये उसके ट्रीटमेंट। तो क्योंकि इन बच्चों को अर्ली ट्रीटमेंट पिक्चर में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अर्ली लाते हो तो बच्चे को पढ़ाई वगैरह जो कैरियर भी बेटर रहता है, बच्चा धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि 18 ईयर के बाद जो उनके बड़े हाई चांस होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने के, वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जितना जल्दी पहचाने, ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम नहीं है जिसको आप नहीं पहचान सकते। यूजुअली हम कई बार बदमाश बच्चा बोल कर उसकी पिटाई करते हैं, उसको स्कूल से हटा लेते हैं कि बच्चा तो बर्बाद बच्चा है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी। ये सब ना करके आप समझो कि कहीं न कहीं
शायद आपकी भी कमी रही है उसकी परवरिश में और बच्चे में चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो उसको आप नेग्लेक्ट ना करके या उसको इग्नोर ना करके आप प्रोफेशनल हेल्प लें और ये बच्चे थेरेपी से और मिनिमम मेडिकेशन से काफ़ी ठीक हो सकते हैं।